साथियों नमस्कार। मेरे 39वें वीडियो में आपका स्वागत है। हम लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया पर बात कर रहे हैं और उसके तहत हम उत्तराखंड की भाषाओं के बारे में कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं, 38वां वीडियो। आज हम उत्तराखंड की भाषाओं का ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भ समझने की कोशिश करेंगे कि किन राजनीतिक ऐतिहासिक जो प्रक्रियाएं हैं उनसे गुजर कर उत्तराखंड की भाषाओं का निर्माण हुआ होगा। तो चलिए समझते हैं कि उत्तराखंड में जो भाषाएं बनी उनके बनने की ऐतिहासिक और राजनीतिक जो प्रक्रियाएं थीं, घटनाएं थीं, वो कौन कौन सी रही होंगी। इसके लिए मैं दो रेफरेंसेस इस्तेमाल कर रहा हूं। एक उत्तराखंड की भाषाएं जिन्हें उमा भट्ट और शेखर पाठक ने संपादित किया है, और दूसरा शेखर पाठक के द्वारा लिखी गई किताब दास्ताने हिमालय का भाग 2 जो उत्तराखंड पर केंद्रित है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड पारंपरिक रूप से 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बटा हुआ माना जाता है: भोट क्षेत्र, पहाड़ क्षेत्र तथा माल क्षेत्र। भोट क्षेत्र यानी तिब्बती सीमांत का क्षेत्र, पहाड़ यानी मुख्य पर्वतीय क्षेत्र, माल यानी बाह्य हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित भाबर, दून तथा गंगा यमुना के मैदान से जुड़ा तराई क्षेत्र। भोट क्षेत्र में राजी, लऊ, जोहारी, मारछा तथा जाड़ भाषाएं बोली जाती हैं। पहाड़ में कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनपुरी, जौनसारी तथा बंगाणी आदि भाषाएं बोली जाती हैं। माल क्षेत्र में थारू, बोक्सा, उर्दू, पंजाबी, नेपाली, बंगाली तथा तिब्बती भाषाएं बोली जाती हैं। पूर्वैया भाषा बोलने वाले लोग भी उत्तराखंड में मिलते हैं। माल क्षेत्र में रहने वाली थारू और बोक्सा मानव समूह का संबंध मंगोलों से है। उत्तर भारत के संपर्क में आने के बाद थारू और बोक्सा पर राजस्थानी और खड़ी बोली का प्रभाव पड़ा। भारत विभाजन के समय इन भाषाओं पर बंगाली, पंजाबी और उर्दू का भी असर पड़ा। भारत विभाजन के बाद बंगाली और पंजाबी बोलने वालों के साथ इनका संपर्क हुआ। उत्तराखंड के भोट और पहाड़ी क्षेत्रों में दून और तराई की तुलना में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता कम देखने में आती है, क्योंकि भोट और पहाड़ी क्षेत्र कठिन क्षेत्र है। इसलिए वहाँ पर जो बाहर से आए लोगों की आवाजाही है वह आसानी से नहीं हो पाई, क्योंकि भोट क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र की तुलना में बाहर से आने वालों के सामने ज़्यादा चुनौतियाँ पेश करता है। इसलिए भोट क्षेत्र में बाहरी लोगों का आना आसान नहीं हो पाता, और यही वजह है कि भोट क्षेत्र में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता तुलनात्मक रूप से कम दिखाई देती है। तराई और उससे जुड़ी दून घाटियाँ सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र रहे और हैं, और खटीमा, टनकपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, काशीपुर, रामनगर, कालागढ़, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की, देहरादून और डाक पत्थर उत्तराखंड के प्रवेश द्वार हैं। यह पूरा क्षेत्र उत्तराखंड की अन्न की कटोरी कहलाता है। क्षेत्र उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में उत्तराखंड की सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। बहुभाषिकता और बहुसांस्कृतिकता के लिहाज से यह सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उत्तराखंड के दून और तराई के क्षेत्र अपनी पैदावार और समतल जमीन के कारण नए नए उद्योग धंधों और बाजारों को आकर्षित कर सके। इस वजह से इन क्षेत्रों में बाहरी लोगों की आवाजाही उत्तराखंड के भोट और पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में अधिक रही। यही वजह है कि दून और तराई क्षेत्रों में हमें भोट और पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में बहुभाषिकता अधिक दिखाई देती है। इससे यह भी पता चलता है कि भाषा के विकास में भूगोल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उत्तराखंड के वर्तमान समाज की संरचना में कोल, मुंड, किरात, मंगोल, खस, शक, द्रविड़, आर्य, हूण, आभीर, गूजर आदि कितनी ही जातियों का
सहकार है। उत्तराखंड के समाज में शिल्पकार, शोका, बनराजी, थारू, बोक्सा, गुजर, नेपाली प्राचीन समय से ही यहाँ रहते आए हैं। विभिन्न सवर्ण जातियाँ और जनजातियों या समुदाय मध्यकाल तथा आधुनिक काल में यहाँ आए। उत्तराखंड को आर्यों का देश कहा गया, लेकिन खस ऋग्वैदिक आर्यों से पहले से यहाँ रहते आए हैं। कोल, मुंड, द्रविड़ भी आर्यों से पहले यहाँ रहते आए हैं। मंगोलों के कितने ही मानव समूह यहाँ आए, इसलिए किसी एक मानव समूह के साथ उत्तराखंड को नहीं जोड़ा जा सकता। उत्तराखंड को यद्यपि हम एक अति विविधतापूर्ण भूगोल और एक संपूर्ण सांस्कृतिक इकाई के रूप में स्वीकार करते हैं, पर इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस इकाई के भीतर कितनी ही लघु संस्कृतियाँ और समाज रहते हैं। आज का उत्तराखंड कितनी ही जनजातियों और जातियों का जोड़ है। इसमें मुंड, शबर, द्रविड़ जातियाँ, जिन्हें आज कोल्टा और अन्य डूम शिल्पकार जातियाँ कहते हैं, किरात, भिल, नाग, आज जिन्हें बोक्सा, थारू, राजी, किरात, मारछा, भोटिया आदि कहते हैं, खस तथा शक, जो बाद में खसों में मिल गए, आज के उत्तराखंड और संपूर्ण हिमालय का सबसे बड़ा सामाजिक हिस्सा है, जिनमें आज अधिकांश ब्राह्मण और राजपूत शामिल हैं। 8वीं सदी के बाद मैदानी क्षेत्रों से यहाँ ब्राह्मण राजपूतों का आना हुआ। ये बाद की जन लहरें, यानी जो ब्राह्मणों और राजपूतों का आना था, ये जातियों की लहरें थीं, जनजातियों की नहीं। इस तरह आज की उत्तराखंडीय संस्कृति तरह तरह की नई, पुरानी, स्थानीय तथा आगंतुक जनजातियों और जातीय संस्कृतियों का योग है। इसलिए आज भी हम देख सकते हैं कि इस संस्कृति का एक कोना यहाँ की प्राचीनतम संस्कृतियों को स्पर्श करता है, तो दूसरा कोना उन संस्कृतियों से जुड़ा है जो ऐतिहासिक कारणों से समय समय पर यहाँ आते रहे। उत्तराखंड की आज की संस्कृति में कम से कम मूल जातियाँ शिल्पकार, शोका, भोटिया, थारू, बोक्सा, बनरौत, खस, नेपाली, हिमाचली, जौनसारी, भाबरी और मध्यकाल में आए लोग, जिनमें ब्राह्मण और राजपूत और शाह शामिल हैं, तथा आधुनिक जो आने वाले लोग हैं उनमें अंग्रेज, पंजाबी, बंगाली तथा पूर्वी लोग शामिल रहे। उत्तराखंड के गांव में बहुत सारे लोगों को कुछ मूल समानता देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद भी इनके गांव कई तरह के अंतरों से भरे हुए हैं। मुंडा निर्वंश के साथ जुड़े कोल, जिन्हें ऑस्ट्रो एशियाटिक भी कहा जाता है, उत्तराखंड के सबसे पुराने मानव समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोल या मुंड जाति द्रविड़ों से पहले जन्म ले चुकी थी। द्रविड़ों से हारने पर ये लोग या तो दक्षिण के पठार में चले गए या हिमालय के वनों में। जब मंगोल वंशी किरात यहाँ आए तो कोल जाति को या तो आत्मसमर्पण करना पड़ा या वे भोट क्षेत्र में चले गए। जब खस आए तो किरातों को दूर दूर के ऊंचे पहाड़ों की ओर जाना पड़ा, जहां किरातों ने कोलों को अपने में समाहित कर लिया। 7वीं-8वीं शताब्दी में किरात तिब्बत के हूणों के संपर्क में आए। वैदिक साहित्य में किरातों को अनार्य बताया गया है। आज के शिल्पकार समूह, जिन्हें दलित भी कहा जाता है, उत्तराखंड के कोल मानव समूह के प्रतिनिधि हैं। इस मानव समूह की भाषा ही उत्तराखंड की पहली भाषा रही होगी, यानी जो कोल हैं उनकी भाषा ही उत्तराखंड की पहली भाषा रही होगी। इसी मानव समूह ने उत्तराखंड की नदियों, गधेरों और बसावटों के शुरुआती नाम रखे। उनमें से कई नाम आज भी प्रचलित हैं। किरात जाति चीनी, तिब्बती, मंगोल जाति से वैसा ही संबंध रखती थी जैसा भारतीय आर्य यूरोपीय आर्यों से रखते थे। उत्तरकाशी, जाड़, चमोली के
मारछा तोलछा, पिथौरागढ़ के जौहारी, चंदौसी और ब्यासी, अस्कोट के बनराजी, चंपावत के रौत, तराई के थारू बोक्सा और देहरादून के मिहिर किरातों की वर्तमान प्रतिनिधि हैं। किरातों के सदियों बाद और वैदिक आर्यों के आने से पहले उत्तर पश्चिमी हिमालयी दर्रों से खस नाम की पशुचारक जाति का आना हुआ। खसों के सामने किरात नहीं टिक सके और उन्हें या तो दुर्गम भोट क्षेत्रों या तराई भाबर की प्रतिकूल जलवायु में जाना पड़ा। कुछ किरातों ने खसों की भाषा स्वीकार कर ली और कुछ ने तिब्बती भाषा को अपना लिया। इसी समय किरात मंगोलों के संपर्क में आए। खसों ने एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में विशाल साम्राज्यों की स्थापना की थी। इस जाति का सबसे पुराना विवरण 24वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिलता है और इसका मूल स्थान कैस्पियन सागर के तटवर्ती क्षेत्रों को बताया जाता है। खस जाति की ऊंच नीच को नहीं मानते थे, यानी कि जो खस थे वो जाति की ऊंच नीच को नहीं मानते थे, लेकिन सवर्ण जातियों के संपर्क में आने के बाद उन्होंने इस ऊंच नीच को स्वीकार किया। उत्तराखंड के अधिकांश ब्राह्मण और राजपूत जातियों का संबंध खसों से है। ईसा पूर्व की शताब्दियों में पूर्वी ईरान में स्थित शकिस्तान से शक जाति का भारत आना हुआ। खसों और शकों को मूलतः एक ही जाति के दो प्रभाव बताया गया है, लेकिन इन दोनों के हिमालय आने के बीच शताब्दियों का अंतर है। हिमालय के ग्राम, देवी देवताओं और स्थानों के नामों की कल्पना का श्रेय खसों को है, किंतु सूर्य की प्रतिमा और सूर्य मंदिर शकों की देन है। उत्तराखंड में आर्यों के आने से पहले वहाँ द्रविड़ों की उपस्थिति थी। आर्यों के आने के बाद द्रविड़ों को या तो दक्षिण को जाना पड़ा या उन्हें आर्यों की दास्ता स्वीकार करनी पड़ी। यदि उत्तराखंड की जातियों का एक सामान्य सामाजिक वर्गीकरण किया जाए तो 3 वर्ग बनते हैं: ब्राह्मण, राजपूत और शिल्पकार। ब्राह्मणों में से अधिकांश 8वीं सदी के बाद उत्तराखंड में आए। ब्राह्मण 2 वर्गों में बटे हुए हैं: गढ़वाल के सरोला और गंगाड़ी और कुमाऊं के चौथानी और पचबीड़ी। उत्तराखंड के राजपूतों की भी 2 शाखाएं हैं: क्षत्रिय राजपूत और खस राजपूत। क्षत्रिय राजपूत मध्यकाल में बाहर से आए और खस राजपूत वो हैं जो यहाँ की मूल जातियों मुख्यतः खसों से विकसित हुए। शिल्पकारों की मुख्यतः 2 श्रेणियां हैं, पहली खलेत और दूसरी मांगखाणी। विभिन्न शिल्पों से जुड़ी इन विशिष्ट शब्दावलियों का आविष्कार इसी समुदाय के द्वारा किया गया। कालसी में अशोक के शिलालेखों का मिलना, गढ़वाल में पैनखंडा में बौद्धांचल का होना, बद्रीनाथ में बुद्ध प्रतिमा का होना, सेनापानी, मोर ध्वज और पुरोला में बौद्ध स्थापत्य की उपस्थिति यह बतलाती है कि उत्तराखंड में बौद्ध मत का व्यापक प्रचार था। कुनिंद उत्तराखंड का पहला राजवंश रहा होगा। कुनिंदों द्वारा चलाए गए चांदी और तांबे के सिक्कों में पहली बार ब्रह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि का इस्तेमाल मिलता है। गुप्त काल में उत्तराखंड में कीर्तिपुर राज्य का उदय हो चुका था। यही कीर्तिपुर कत्यूरी राज्य माना गया। 8वीं से 11वीं शताब्दी तक लगभग 350 सालों तक उत्तराखंड में कत्यूरी राजाओं का राज रहा। यह पहला अखिल उत्तराखंडी राजवंश था, क्योंकि कत्यूरी राजाओं के शुरुआती लेखों में कहीं जाति का उल्लेख नहीं है। अतः कत्यूर क्षेत्र पर अधिकार करने वाले राजा ही कत्यूरी कहलाए होंगे। कत्यूरों के बाद उत्तराखंड में चंद और पंवार वंश का उदय हुआ। यह दोनों ही चंद्रवंशी राजपूत थे और निरंतर एक दूसरे से युद्ध में व्यस्त रहते थे। चंद्रवंश का कुमाऊं में और पंवार वंश का गढ़वाल पर शासन था। 1790 में गोरखों से पराजित होने के बाद चंद्रवंश का अंत हो गया। 1792 में गोरखों ने गढ़वाल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था, लेकिन लगभग 10 साल बाद पंवार वंश ने अपना आधा राज्य फिर से हासिल कर लिया, जो 1949 तक बना रहा।
1815 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों ने गोरखों को हराकर उत्तराखंड में औपनिवेशिक राज्य की स्थापना की। ऊपर बताए गए तमाम राजनीतिक संघर्षों में भाषा के संदर्भ में ये बात समझने की है कि जो लोग किन्हीं कारणों से कमज़ोर होते गए उन्हें विजेताओं की भाषा स्वीकारनी पड़ी। हारे हुए लोगों की शब्द संपदा अनेक लोक हुनरों से जुड़े होने के कारण जीवित रही। दूसरी ओर विजेता समूह को भी हारे हुए लोगों की शब्द संपदा को स्वीकारना पड़ा। अपनी भाषाओं को बचाने की कोशिश और नई भाषाओं को सीखने का प्रयास सामाजिक संपर्कों का स्वाभाविक परिणाम था। मुंडा परिवार की भाषाएं उत्तराखंड के शुरुआती समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन खस भाषा का प्रभुत्व तथा भाषाई विविधता का परिदृश्य उत्तराखंड में स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि उत्तराखंड में आने वाली तमाम मानव समूहों में सबसे बड़ी संख्या खसों की थी। स्वाभाविक है कि उत्तराखंड में आज इसी भाषा के विभिन्न रूपों का वर्चस्व है। यह बात साफ है कि उत्तराखंड की जनभाषा कभी भी संस्कृत नहीं रही, क्योंकि ऋग्वैदिक आर्यों के मुकाबले ऋग्वेद से पहले के खस ज़्यादा प्रभावी थे। उत्तराखंड में अलग अलग समयों में सिक्कों, ताम्रपत्रों, शिलालेखों में खरोष्ठी, ब्रह्मी, कुटिला, नागरी तथा देवनागरी आदि लिपियों का प्रयोग मिलता है। जब जब अलग अलग समाजों पर अलग अलग समाजों के सामाजिक और राजनीतिक हमले हुए तथा प्रभावशाली भाषाओं का दबाव पड़ा, तो उनके सामने दो तरह की चुनौतियां खड़ी हुईं: अपनी भाषा को कायम रखना और नई भाषा को सीखना। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया ने भाषाओं को बदलना और पचाना शुरू किया। जौहरी तथा तोलछा भाषाओं पर यह दबाव सर्वाधिक रहा और वो कुमाऊनी और गढ़वाली में लगभग विलीन ही हो गई। उत्तराखंड में गढ़वाली और कुमाऊनी भाषाओं के अनेक रूप पाए जाते हैं। इन भाषाओं के क्षेत्रीय शब्द भंडार में ऐसे अनेक शब्द बचे हुए हैं जो दूसरे क्षेत्रों में इस्तेमाल नहीं होते। शोकांचल के व्यापारी जब अपने इलाकों से ऊपर जाते थे तो तिब्बती बोलते थे और नीचे उतरते थे तो गढ़वाली और कुमाऊनी तथा भाबर में वे वहाँ की प्रचलित भाषाओं का प्रयोग करते थे। इससे यह भी पता चलता है कि आपके व्यवसाय, आपके काम धंधों का आपकी भाषा पर गहरा असर पड़ता है। अगर आपका काम व्यापार का है और वो भी इस तरह के व्यापार का है जिसमें कि आपको एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्रों में जाते रहना पड़ता है, तो आपको उन तमाम भौगोलिक क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं को आत्मसात करना ही होगा, अन्यथा आपका व्यापार ठीक से चल नहीं सकता। यह समझना भी रोचक है कि स्थानीय भाषाएं किस तरह एक दूसरे के पर प्रभाव डालती थीं या प्रभावित होती थीं। मध्यकाल में चंद राजाओं के समय चंपावत में और बाद में अल्मोड़ा में चूड़ियाँ बनाने और पहनाने वाले मुस्लिम मनिहार मैदानी क्षेत्र से बुलाकर बसाए गए। यानी कि मुस्लिम जो कि चूड़ियों का काम करते थे, उन्हें चंद राजाओं ने चंपावत में और अल्मोड़ा में बसाया। संभवतः ये लोग उर्दू बोलते थे। स्थानीय भाषा से संपर्क से मनिहारी नाम की एक और स्थानीय भाषा का जन्म हुआ। यानी कि ये लोग जो मनिहार थे, जब इनका संपर्क कुमाऊनी भाषा के साथ हुआ तो एक नई भाषा का जन्म हुआ जिसे मनिहारी कहा गया। चंपावत के गांव तथा टनकपुर के मनिहार गोठ में इस भाषा पर कुमैया का प्रभाव पड़ा, जबकि मटैला, भतरौंज खान और ढिकुली की मनिहारी पर पछाई का प्रभाव पाया गया। इन इलाकों की अरबी फारसी मिश्रित कुमाऊनी एक नया अंदाज लिए हुए है। अल्मोड़ा, अंजनी सैण, दुगड्डा के मुस्लिम समुदायों ने किस तरह कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा के साथ सह अस्तित्व बनाया, इस पर और अधिक अध्ययन की ज़रूरत है। पंवार राजाओं के दस्तावेज गढ़वाली में उपलब्ध हैं, चंद्र राजाओं के दस्तावेज कुमाऊनी में हैं, गोरखा काल के अधिकतर दस्तावेज गोरखाली में मिलते हैं, लेकिन चंद और पंवार राजाओं के बाद के शासन की भाषा में फारसी मिश्रित शब्दावली आ चुकी थी।
क्योंकि उपनिवेश शासकों ने अंग्रेजी भाषा के बावजूद मुगल काल की शब्दावली स्वीकार की, इसलिए औपनिवेशिक काल में भी फारसी मिश्रित शब्दावली उत्तराखंड में चलती रही। 1828 की अपनी कुमाऊं संबंधी रिपोर्ट में कमिश्नर ट्रेल बताते हैं कि कुमाऊं की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा हिंदुस्तानी यानी हिंदी और उर्दू मिश्रित हिंदी से अच्छी तरह से परिचित था। 1882 और 1886 में के बीच में तैयार एटकिंसन के हिमालयन गजेटियर में बताया गया है कि उत्तराखंड के लोग शिक्षा के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी को अपनाना चाहते हैं। औपनिवेशिक काल के बहुत से दस्तावेज, इकरारनामे या शपथ पत्र गढ़वाली और कुमाऊनी में मिलते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा स्थानीय भाषा में भाषण देना आम बात थी। स्वतंत्रता सेनानियों के बीच पत्र व्यवहार भी स्थानीय भाषाओं में होता था। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारी या उनके भूमिगत होने पर प्रकाशित सरकारी विज्ञापन गढ़वाली और कुमाऊनी में होते थे। असल संकट आज़ादी के बाद शुरू हुआ, जब अंग्रेजी तथा हिंदी ने संयुक्त रूप से स्थानीय भाषाओं के परिसर में घुसपैठ शुरू की। अब अपनी भाषा को खोने या मातृभाषाओं से बेगाना होने की शुरुआत थी। शिक्षा में स्थानीय भाषाओं को स्थान और सम्मान देने का कोई प्रयास नहीं हुआ। यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहते हुए भी नहीं हुआ और नए राज्य में तो इस तरफ नज़र ही नहीं गई। नए राज्य में राजनीतिक समझदारी इतनी कमज़ोर रही कि संस्कृत को दूसरी सरकारी भाषा घोषित किया गया, जबकि संस्कृत यहाँ बोली ही नहीं जाती। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा तथा देहरादून में बसे गोरखाओं ने अपनी भाषा को बचाए रखा है। भारत के विभाजन के बाद उत्तराखंड में आए बंगला, पश्तो, पंजाबी, उर्दू आदि भाषाओं को बोलने वालों ने अपनी अपनी भाषाओं को बचाने का काम किया है। इसी तरह दलाई लामा के साथ 1959 में तिब्बत से आए तिब्बतियों ने तिब्बती भाषा को अपने बीच बचाए रखने और साथ ही यहाँ की भाषाओं को भी सीखा। उनके भाषा प्रेम ने हमारी नई पीढ़ी को भाषा की महत्ता की एक नई सीख दी है। आज के वीडियो में इतना ही। हमने आज ये समझने की कोशिश की कि किसी क्षेत्र की भाषाओं के बनने में वहाँ के इतिहास का, वहाँ के भूगोल का, वहाँ होने वाले जो व्यापार हैं, उद्योग धंधे हैं या जो काम है, खेती है, पशुचारण है, इन सब का क्या असर पड़ता है। अगले वीडियो में हम उत्तराखंड की एक भाषा गढ़वाली और उससे अगले वीडियो में जो कुमाऊनी भाषा है उस पर आपके सामने कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक घंटी जैसी आकृति होगी, उसे दबाएं ताकि नया वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।